दोस्तों नमस्कार। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं और चौथे लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो 25 से लेके 50 तक की आज हम पूरी कोशिश करने वाले हैं और 50 तक की कोशिश में आप अंत तक जुड़े रहिएगा। कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से लेके 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता भैया आपको अपने धर्म का आचरण, प्रचार, अंतःकरण की, आपको प्रबंध करने की, आपको कर से मुक्ति करने की, आपको शिक्षा प्राप्त करवाने की, सबकी स्वतंत्रता है और यही हमें 25 से 28 में जानना है। 25 क्या बात करता है ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आइए केबीसी के साथ चलते हैं। 25 तीन ऑप्शन देता है आपको कि भैया लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ बनाए रखकर आप क्या कर सकते हो, धार्मिक स्वतंत्रता का आप प्रचार कर सकते हो, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उसके बारे में बात बोला है। लेकिन आप अगर कोई राज्य अगर कोई लॉ बनाता है तो उसको राज्य को आप लॉ बनाने से निवारित नहीं करोगे, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा राज्य की विधि पर, आपके राइट्स का, ठीक है। 25 का एक तीन चीजों की बात करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःकरण, प्रचार और आपका आचरण के बारे में बात करता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिंदू के बारे में बात करी गई है आपके आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन 2 में के एक में, आप ध्यान दीजिएगा 2 में करी गई है। किस में करी गई है? 2 में करी गई है। और एक में आपके सिख के बारे में बात करी गई है कि भैया सिख के धर्म में कृपाण धारण करने का उनको क्या है, अधिकार दिया गया है। हिंदू की परिभाषा में आप अगर जाने तो उसमें लिखा है कि हिंदू के अंतर्गत बुद्ध, सिख और जैन आते हैं। कौन आते हैं? बुद्ध, सिख और जैन आते हैं। 26 क्या बात करता है? ये बात करता है कि भैया आपको अपने धर्म के आचरण के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता है भैया। तो इसमें पहला वर्ड है प्रबंध करने की, दूसरा है स्वामित्व को अर्जन करने की, तीसरा पोषण स्थापना करने की और प्रशासन करने का भी आपको 26 में क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इतना ही आपको जानना है। 27 में कर से मुक्ति है। सीधा सीधा कर से मुक्ति के बारे में अगर पूछा जाए कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, तो कर से सीधा सीधा क्या मिल जाती है आपको, टैक्स से मुक्ति मिल जाती है। 28 आपको बोल रहा है कि कुछ धार्मिक संस्थाओं में आपको शिक्षा का प्रबंध है, धार्मिक स्वतंत्रता करने की उदारता है, लेकिन इसमें एक चीज है, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी प्राइवेट स्कूल और एक होती है आपकी गवर्नमेंट स्कूल। जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में तो सीधा सीधा मना किया है कि भैया कोई तरीके की धार्मिक शिक्षा को आप पूर्णतः प्रतिषेध किया गया है, जो कि राज्य निधि से पोषित होती है। गवर्नमेंट स्कूल कैसी होती है? गवर्नमेंट के खर्चे पे चलती है, राज्य निधि से क्या होती है, पोषित होती है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो कोई प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब क्या इसके एक्सेप्शन है? हाँ है भैया एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? कि धार्मिक विन्यास के आधार पर शिक्षा संस्था जिसको मान्यता प्राप्त है धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। धार्मिक विन्यास पे आधारित कोई शिक्षा संस्था बना है, इसी में एक तो प्राइवेट हो गया आपका, जो है धार्मिक निधि से पोषित नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी राज्य निधि से पोषित नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक विन्यास पे आधारित जैसे गुरुकुल वगैरह है, उस पे आपको क्या मिलेगी, शिक्षा दी जा सकती है आपकी, ठीक है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और जिसे राज्य सरकार मान्यता प्रदान कर दे, मान के चलो ये प्राइवेट स्कूल को मान्यता दे दी राज्य सरकार ने कि ठीक है तुम पढ़ा सकते हो, क्रिश्चियन हो पढ़ाओ, क्या दिक्कत है, तो क्रिश्चियन वाला लॉ चलेगा, क्रिश्चियन की प्रेयर करवाएंगे, क्रिश्चियन का कुछ भी करवा देंगे, है ना। तो जैसे धार्मिक विन्यास की मतलब मान्यता प्राप्त कर दी है राज्य ने, तो वो भी क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। उस व्यक्ति को दी जाएगी जो कि 18 साल से कम का है, उसको नहीं दी जाएगी, और जिसके गार्जियन ने परमिशन नहीं दी है उसको भी नहीं दी जाएगी। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलो एक बार देख लो भले, राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति, ठीक है, और धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए और संलग्न किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित खड़े होने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति ने उसके अवयस्क ने संरक्षक की सहमति ना दे दी हो। मतलब आपको अगर मान्यता दे दी है राज्य निधि से भी, अगर कोई मान्यता मिली है आपको कोई प्राइवेट कॉलेज को, तो उसमें धार्मिक शिक्षा के लिए जब तक उसको मान्यता ना दे दी गई हो उसके गार्जियन के द्वारा, 18 साल से अगर कम का व्यक्ति है, तो तब तक उसको बाध्य नहीं किया जाएगा आपकी प्रेयर कराने का, आपके धर्म के बारे में नॉलेज देने का। क्लियर बात ये बोल रहा है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम
29 और 30, 29 और 30 सीधी सीधी बात आपकी संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार के बारे में बात करता है कि संस्कृति और शिक्षा की संबंध की अधिकारिता के बारे में वो बात करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, राज्य निधि से पूर्णता पोषित है उसके लिए तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने अगर किसी को मान्यता दे दी है और वहाँ पे चल रही है तो भैया उसके गार्जियन की परमिशन चाहिए, उसके प्रेयर के लिए जो भी चीज़ें हैं गार्जियन की परमिशन लगेगी। 18 साल से कम आयु का बंदा है तो वो तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद धार्मिक विन्यास पर अगर आधारित कोई स्कूल है, कोई गुरुकुल है, तो उस पर धार्मिक शिक्षा भैया दी जाएगी। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है 28 में। 27 में घर से मुक्ति है, 26 में प्रबंध स्वामित्व का अर्जन है, प्रशासन का अधिकार है। ये सब चीज़ें आपको 26 में भी आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल जो 29 है वो आर्टिकल 29 और आपका 30 संस्कृति और संस्कृति किसके संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के संबंधी के बारे में बात करता है। एक तो आपका दो चीजों की बात करता है, संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में कौन बात करता है, आपका आर्टिकल 29 और 30 बात करता है। चलिए क्या बात करता है समझते हैं इस कहानी को, एक साथ दोनों पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। एक तरफ हम लिख लेते हैं अपना आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और एक साइड हम जा रहे हैं आर्टिकल 30 पे, ठीक है। समझिए इस कहानी को क्या है ये, देखो आर्टिकल 29 क्या बात करता है। आर्टिकल 29 अगर आप रीड करोगे तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है कि भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में निवासी नागरिकों को अनुभाग को या किसी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति, तीन दो चीजें भाषा या लिपि या संस्कृति है तो बनाए रखने का अधिकार देगा। भैया सीधी सीधी बात, किसका अधिकार दे रहा है, नागरिकों को। पहली चीज क्या निकल के आई यहाँ पे, नागरिक निकल के आई। दूसरी चीज क्या निकल के आई, विशेष भाषा। तीसरी चीज क्या निकल के आई, लिपि, विशेष भाषा, लिपि। और चौथी चीज क्या निकल के आई, संस्कृति। इन सब का क्या है भैया, अधिकार है उसका। क्या है ये सब, क्या है इसका राइट बनाते हैं, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देना है, मतलब इनको बनाए रखने का उसको क्या है, अधिकार है। बनाए रखने का सीधा सीधा क्या है, इनको अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये आपका 29 का पहला पॉइंट था। 29 का दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, आइए देखते हैं। 29 का दूसरा पॉइंट बोलता है राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से कोई भी शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, लिंग नहीं है, ध्यान देना, के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात, शिक्षा संस्था में प्रवेश से है ये। दूसरा आपका किससे बोल रहा है, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के बारे में बात करता है। क्या बात करता है शिक्षा संस्था में प्रवेश के बारे में, ये बोल रहा है एक तो राज्य निधि से पोषित है, दूसरा राज्य निधि से सहायता है। एक तो आपका पोषित वाला है, गवर्नमेंट उसको स्थापित करता है, रेख देख करता है, और एक तो आपकी सहायता प्राप्त होती है थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से, इसके बारे में ये बात करता है। तो उनमें सभी नागरिकों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, प्रवेश से, एंट्री से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। और किन के आधार पे नहीं किया जाएगा भैया, आपके धर्म, मूल वंश, जाति, और कोई है क्या, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, सबसे इंपॉर्टेंट। ये चार चीजें आप यहाँ पे याद रखना कि इनको वंचित नहीं किया जाएगा। पहली 29 का पहले में नागरिकों को सभी नागरिकों को विशेष भाग और विशेष भाषा यूज करने का, लिपि यूज करने का, जो उनकी संस्कृति उसका अधिकार है, बनाए रखने का अधिकार है। और दूसरे में शिक्षा संस्था में प्रवेश संबंधी जो राजनीति से पोषित है, राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, भाषा और जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। बस आपको यहाँ पे इतनी चीज याद रखने लायक है। आ जाइए 30 पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जिसमें आपके दिमाग में बैठ जाए। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बात बोला है। पहला बोल रहा है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा स्थापना प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब उनको जो भी इंटरेस्ट है उसमें शिक्षा और रुचि की स्थापना करने का अधिकार है। उसके बाद इसका फर्स्ट ए जो बात करता है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको जोड़ा गया था, ठीक है। वो बोल रहा है अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित या प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए बंद करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति का अर्जन करने के लिए विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी जितनी प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित ना हो जाए। सीधी सीधी बात बोल रहा है ये तो।
ठीक है, राज्य विधि द्वारा बनाते समय उक्त अधिकार का निर्बंधन ना लगे ऐसी कोई विधि बनाएगा। सबकी सीधी बात ये बोल रहा है। और आपका दूसरा बोल रहा है शिक्षा संस्था में सहायता प्राप्त करने वाले जो राज्य निधि से पोषित हैं शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग का प्रवर्तन करे। सबकी सीधी बात। अब पढ़ तो लिया, इसको बनाना कैसे है जिससे आपको वन शॉट में क्लियर हो जाए। जैसे ये क्लियर हो गया, ठीक है, इसको बनाते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के बारे में आपका बात करता है। ये बात करता है प्रशासन के बारे में, बनाए रखने के अधिकार के बारे में बात करता है। ये किसका अधिकार है? ये है अल्पसंख्यक। मतलब इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक हो गए कौन, ठीक है, ये इनको क्या है धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किन दोनों के आधार पर? धर्म और भाषा, इनके आधार पर क्या ना किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा भैया, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये वाली चीज आपको, पहली चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। दूसरा इसका जो आपका जो पॉइंट ए है जो कि कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि भैया राज्य कोई विधि नहीं बनाएगी, विधि ऐसी नहीं बनाएगी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी बनाते समय उक्त अधिकार को निर्बंधित करे कि इनके जो अधिकार हैं उनको क्या करे, वो निर्बंधित करे, रेस्ट्रिक्शन लगाए, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देने योग्य वाली बात है कि राज्य द्वारा सहायता दी जाती है तो कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। मतलब अगर शिक्षा के संबंध में अगर कोई गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है और हेल्प करती है तो हेल्प करने का मीनिंग ये नहीं है कि उनको धर्म और भाषा के आधार पर अलग कर दो। धर्म और भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन पे आधार पर भेद नहीं किया जाएगा अगर आप सहायता भी देते हो तो, ठीक है। ये वाली चीज आपका 30 बात करता है, क्लियर। आ जाइए, इसमें एक केस लिख लीजिए, सेंट स्टीफेंट कॉलेज वर्सेस दिल्ली विश्वविद्यालय। सेंट स्टीफेंट कॉलेज वर्सेस दिल्ली विश्वविद्यालय। सेंट स्टीफेंट कॉलेज वर्सेस दिल्ली विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान देना है। इसमें बोला गया था कि राज्य से सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अपनी इच्छा में 50% छात्रों के प्रवेश स्थानों को आरक्षित करने का अधिकार है भैया। 50% जो आरक्षित छात्र हैं उनको प्रवेश देने का अधिकार है, इसमें सीधा सीधा बोला गया था और ये आपको क्या करना है, सीधा सीधा याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 30 तक अब हमारा हो गया कवर, ठीक है। 30 में अगर मैं पूछूं कि आर्टिकल 30 कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक को नहीं है, आर्टिकल 30 में कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक को नहीं है, तो आप आंसर क्या दोगे बताइए। पहला ऑप्शन है आपके केबीसी गेम का, पहला शिक्षा के माध्यम से निर्धारण का अधिकार, शिक्षा नियुक्ति करने का अधिकार और प्रबंध करने का अधिकार, बताइए, या पाठ्यक्रम निर्धारण करने का अधिकार। शिक्षा का माध्यम निर्धारण करने का अधिकार, शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार या प्रबंध करने का अधिकार, कौन सा अधिकार, या पाठ्यक्रम निर्धारण करने का। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 30 में अधिकार नहीं है पाठ्यक्रम निर्धारण करने का, पाठ्यक्रम निर्धारण करने का अधिकार नहीं है कि वो ये नहीं बताएंगे पढ़ाई किस चीज में हमें पढ़ाया जाएगा, तो पाठ्यक्रम निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। बाकी टीचर की नियुक्ति करने का अधिकार है, प्रबंधन करने का अधिकार है, और वो अपना शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए कि इंग्लिश होना चाहिए उसका करने का अधिकार है, ठीक है, क्लियर। आगे इसमें आप 31 का ABC है जिसमें आपको C देखना है, C बहुत इंपॉर्टेंट है और C पे लिख लो C, 31 का C जो बोला है 1971 में 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन 1971 में आपका 31 का C जोड़ा गया। ये फंडामेंटल राइट पर DPSP प्रभावी होगा, ये बताता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है उस पर DPSP क्या होगा,
डीपीएसपी प्रभावी होगा, है ना। फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी क्या होगा, प्रभावी होगा। ये 31 का आपको कौन बता देता है, सी। 25वां संविधान संशोधन 1971 में इसको जोड़ा गया। ये वाली बात बस इसमें ये याद रखना। और उसमें बताया गया कि भैया अगर कोई उल्लंघन या कुछ करते हो तो वो संगत तक क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। ये वाली चीज भी इसमें ही आपका एक केस है, बहुत फेमस केस आपको याद रखना है, मिनर्वा मिल्स का केस। किसका, मिनर्वा मिल्स का केस वर्सेस भारत संघ। इसमें बताया गया कि भैया आर्टिकल जो आपका 31 का सी है उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या है, मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है कि आप उल्लेखित निर्देशित करते समय क्योंकि फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करते हैं, क्या लिखा है कि भैया आर्टिकल 31 के सी का उपबंध है कि आर्टिकल 31 का जो बी और सी में उल्लेखित निर्देशित तत्व हैं वो फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण किया कि जो 31 सी है वो ऐसे संशोधन जो कि 14 और 19 का उल्लंघन करने वाली बात जोड़ी गई है वह डीपीएससी में वरीयता देगी, मतलब शक्ति के आक्रमण या उसको शून्य घोषित कर देगी। सीधा सीधा इसमें बोला गया है कि जो 31 का जो बी है और जो 31 का जो आपका जो सी है, 31 का बी और सी में जो उल्लेखित निर्देश दिए गए हैं यदि वो फंडामेंटल राइट पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं या अतिक्रमण करते हैं, फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वॉइड या शून्य हो जाएंगे। वो अतिक्रमण क्या हो जाएगा, सीधा वॉइड या शून्य हो जाएंगे, या जो अतिक्रमण करने की शक्ति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी शून्य हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे डीपीएसपी आपका क्या है, प्रभावी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 31 का सी में केस कौन सा है तो मिनर्वा मिल्स का केस आप याद रखना, उसमें शक्ति का अतिक्रमण को शून्य घोषित कर दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि 31 का सी आपका कब आया है तो 31 का सी आपको ध्यान देना है वो 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया है। आइए अब रेमेडी पे बात कर लेते हैं भैया अब। और हाँ, 31 के सी में एक चीज और, आर्टिकल 14 और 19 की बात अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसको वॉइड करा है, याद रखना उसकी, ठीक है, उल्लंघन को वॉइड कर दिया 14 और 19, ये भी आप ध्यान रखना, हो सकता है प्री में आपका काम कर जाए। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आपका उपचार का अधिकार के बारे में बात करते हैं। कहाँ से कहाँ 32 आपका बात कर रहा है कि 32 बोल रहा है कि संविधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात कर रहा है कि संविधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में वो भैया बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है संविधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, क्या यह स्वयं फंडामेंटल राइट है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह क्या फंडामेंटल राइट है स्वयं, हाँ ये स्वयं फंडामेंटल राइट है। और जहां अधिकार वहां उपचार, जहां अधिकार है वहां क्या है, उपचार है। और संविधान की हृदय और आत्मा कहने वाले इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, भीमराव अंबेडकर बोला जाता है, जिन्होंने आपके आर्टिकल 32 को क्या बोला, हृदय और आत्मा। किसने बोला भैया, B.R. अंबेडकर जी ने। B.R. अंबेडकर जी ने बोला, हृदय और आत्मा बोला गया है। और यह स्वयं क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। जहां राइट है वहां उपचार भी हो, तो यहाँ पे जहां राइट दिए गए वहां पे उपचार आपका 32 है। ठीक है, इसमें सीधी सीधी बात रिट जारी करने के अधिकार के बारे में बात है कि रिट कितने तरीके से जारी होगी, कितनी रिट जारी होगी। तो ये आपको सीधे सीधे रिट के आधार पर, उपचार किसके आधार पर मिलेगा, और उपचार आपको मिलेगा रिट के आधार पर। किसके आधार पर मिलेगा भैया, रिट के आधार पर क्या मिलेगा आपको, बेसिस रिट के आधार पर मिलेगा। ठीक है, कितने प्रकार की रीड है ये आपका 32 के 2 में बता देंगे, वो बता देंगे 5 तरीके की रिट है। 5 तरीके की रिट में आप नाम देख लें, नाम आपको पता ही है, हेवियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सरसरी है, ठीक है, क्यू वारंटो है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार पृच्छा है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 32 के 1 में जो आप बोलोगे, समुचित कार्रवाई करने के लिए समावेदन सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। 32 का 1, ये 32 के 2 में तो आपको रिट बता दी। ठीक है, 32 का अगर मैं बोलूं कि सीधा आर्टिकल 32 कैसे पढ़ना है, तो आर्टिकल 32 के लिए ऐसे पढ़ना है। पहले में आप सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा सकते हो, आप समावेदन लगा सकते हो डायरेक्ट। किसमें लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप ये समावेदन, ये 5 रिटों के माध्यम से आप जा सकते हो। दूसरी में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है जो संसद करेगी।
डिक्लेयर, क्या संसद पावर देती है, क्या देती है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी अन्य न्यायालय, अदर कोर्ट, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है। पावर कौन देती है, संसद देती है, ये वाली याद, संसद विधि द्वारा। ठीक है, ये तीसरा आपका, चौथा आपका देखना, फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं किया जाएगा। आपके किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट को क्या नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, निलंबित नहीं किया जाएगा, निलंबित नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपका बात करता है संसद, सुप्रीम कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट, और आपका सुप्रीम कोर्ट समावेदन के बारे में भी बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधा आपका समावेदन किया जाएगा। ये आपका 32 है। 32 में और क्या है आपका, 32 में देखिए जरा, 32 देखिए, यदि फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हुआ तो आप कहां जाते हो, सीधा 32 में। और अगर हाई कोर्ट भी जा सकते हो, कहां जाओगे, आर्टिकल 226 में आप लगा सकते हो। उसमें लिखा 5 रेट के अलावा भी कोई अन्य रेट आप क्या कर सकते हो, अन्य आदेश का भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, पीआईएल का आधार है ये आपका फंडामेंटल, जो आपका 32 है, ये पीआईएल का आधार है और जस्टिस भगवती द्वारा दिया गया था, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, आइए थोड़ी रिट पे भी बात कर लें। रिट के बारे में वैसे तो आपको पूरा पता होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होता है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर लेना, डिटेन रख लेना, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। उस कंडीशन में वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होती है, जारी होती है। मतलब साशरीर उसको क्या कर लेना, अवैध गिरफ्तारी कर लेना। उसके संरक्षण के बारे में वो क्या करती है, आपकी बात करती है, आपका कौन सा, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ना। ये व्यक्ति और राज्य के संबंध में होती है। विरुद्ध किसके विरुद्ध होती है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है और आपके राज्य के विरुद्ध भी हो सकती है। ये वाली चीज आपको ध्यान देने वाली है। मतलब आपका अगर मैं बोलूं कि हैबियस कॉर्पस में आपको कितनी चीजें देखनी है, ये हाईकोर्ट नहीं है, ये हैबियस कॉर्पस रिट है। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस रिट, सबकी पहली बात अवैध गिरफ्तारी के संबंध में, अवैध गिरफ्तारी साशरीर, व्यक्ति को शरीर के साथ। ठीक है, विरुद्ध किसके होती है, ये आपके पर्सन के भी होगी, या आपके स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब परमादेश क्या है, आपका जो परमादेश है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश मैंडेमस, परमादेश। परमादेश के बारे में क्या जानते हो आप, परमादेश लोक सेवक या लोक दायित्व का पालन नहीं करता तो लोक हित के लिए आदेश दे सकेगा। लोक सेवक जो है, लोक दायित्व का अगर पालन ना करे, लोक दायित्व का पालन ना करे, तो फिर भैया क्या देगा, लोक हित के लिए परमादेश देगा, लोक हित के लिए परमादेश। ठीक है, परमादेश हो गया। उसके बाद आपका क्या है, अधिकार पृच्छा, मतलब लोकवाद का अतिक्रमण करता है या अधिकार प्राधिकार की जांच। इसमें अधिकार पृच्छा में क्या आता है, लोकवाद का जो अतिक्रमण करे तब ये जारी होती है, और इसमें क्या होती है, प्राधिकारी की जांच होती है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखना। ये कैसी होती है, सिर्फ जैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं अधिकार पृच्छा से, अधिकार पृच्छा ये कैसी होती है, अधिकार पृच्छा आपकी होती है न्यायिक और अर्ध न्यायिक, न्यायिक भी होती है और आपकी अर्ध न्यायिक भी होती है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक 2 चीजें यहाँ पे ध्यान देने योग्य वाली बात है। उत्प्रेषण मतलब आपको पता ही है, कार्रवाई अपने पास मंगाना, सुपीरियर कोर्ट अपने पास मंगा लेगा। उत्प्रेषण कार्रवाई मंगाना, कार्रवाई मंगाना आपको पता है, फिर भी इसलिए छोटा छोटा बनाते रहे हो। ठीक है, प्रतिषेध क्या होता है, रोक लगा देना। रोक लगा देना। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये हमारी 5 रिट थी। ठीक है, उपचार, उपचार क्या है, उपचार, उपचार भैया एक तरीके का कंसीडरेशन है। और ये वाली बात किस मामले में बोली गई थी अगर आपको याद है तो, उपचार क्या है, एक तरीके का कंसीडरेशन है। और ये वाली बात रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य, इसमें बोला गया था, रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य में, रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य, जो आपका उपचार है वो क्या है, एक तरीके का कंसीडरेशन है। उपचार क्या है आपका, कंसीडरेशन है। और ये बोला गया था रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य,
रुदल शाह वर्सेस बिहावराज, ये पहली बार प्रतिकर मिला था इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कि ऐसी कौन सी रेट है जिसमें दूसरे पक्षकार को सुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कौन सी रेट है जिसमें दूसरे पक्षकार को सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपकी परमादेश है, कि हम आदेश देते हैं कि आप भैया ये वाली बात करिए लोकहित के लिए, तो दूसरे पक्षकार को सुनने की आवश्यकता इसमें नहीं है। मतलब इसमें परमादेश में आप अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से लिखना कि नैसर्गिक न्याय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लोक सेवक को बिना सुनवाई का आदेश दिया जा सकता है। मतलब नेचुरल जस्टिस नहीं देखा जाता किसमें, आपके नेचुरल जस्टिस नहीं देखा जाएगा किसमें, नेचुरल जस्टिस आपका नहीं देखा जाएगा आपकी परमादेश में, ठीक है, दूसरे पक्षकार को सुनवाई का ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है। इतना ही काफी है आपके 32 में, इसके अलावा शायद ही, और बाकी आप देखना 95% तो थोड़ा बहुत यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। 33 आर्टिकल 33 क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट से वंचित कर देता है, क्या ऐसा कुछ बोला है क्या उसमें, देखिए जरा 33, इस भाग में प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, यही बात बोल रहा है कि संसद विधि द्वारा अवधारण करे, इस भाग द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकार है वो सशस्त्र बल सत्यों लोक व्यवस्था में बनाए रखे भारत साधक बलों, ठीक है, और अधिसूचना या किसी प्रयोजन के लिए, ठीक है, विस्तार तक निर्बंधित या निरंकित किया जाए या उनके कर्तव्यों का उचित पालन या अनुशासन के बना रहना सुनिश्चित करे। भैया सीधी सीधी बात बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट से वंचित कर देता है ये वाला आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल भैया फंडामेंटल राइट से क्या कर देता है, सीधा सीधा आपको वंचित कर देता है, वंचित वंचित कर देता है भैया फंडामेंटल राइट से, ठीक है। समझिए, आइए कहानी को इसकी समझते हैं, थोड़ा सा मारकर तैयार कर रहे थे, चलिए। आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट से आपको क्या कर देता है भैया, वंचित कर देता है। ऐसा कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। वंचित मतलब निर्बंधित, जैसा भी है, ये कौन करता है आपका, पार्लियामेंट विधि द्वारा बना के। ये कहाँ है भैया, आपका आर्टिकल 33 में है। ये इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। अब क्या है, समझिए बात को, जो उसके अंतर्गत पॉइंट बने हैं वो आपके पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपका बना है वो बना है पर्सन एम्प्लॉय इन ब्यूरो, पर्सन एम्प्लॉय इन ब्यूरो के बारे में बात करता है। दूसरा बात करता है आर्म फोर्स के बारे में बात करता है। तीसरा एसबीआई के बारे में बात करता है। चौथा आपका मैटर्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ए में आपका आर्म फोर्स है, बी में आपका क्या है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस बनाने के लिए, ठीक है। सी में आपका क्या है, पर्सन एम्प्लॉय इन द ब्यूरो, और आपका डी में क्या है, आपका डी में आपका पर्सन एम्प्लॉय इन द कनेक्ट विद द टेली कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पर्पस एनी फोर्स ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन रिटायर्ड टू क्लॉज, है ना। आर्टिकल देख लेना आप अपने हिसाब से। देखो, पहला तो आपका आर्म्ड फोर्स है, मेंबर हो आर्म्ड फोर्स के। दूसरा जो ए पॉइंट है ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी, और आपका लास्ट बनता है डी। सी में आपका ब्यूरो है, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द ब्यूरो। इसमें आपका एस बी आई देख लेना आप एक तरीके का, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जाएगी उसमें आपके बी वाले पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद आपका संगठन के बारे में बात करता है, और मेंबर ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में, मेंबर ऑफ फोर्स, ठीक है। तीन चार चीजें आपको यहां से याद रखना है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 जो है वो 19 का स्वतः क्या कर देता है, निलंबन हो जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। और आर्टिकल 359 सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित करता है। अपवाद क्या है, 21 और 20, ठीक है। मतलब ये आपका निर्बंधित करने के बारे में बात कर रहा है, निलंबित करने, वंचित करने के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट क्या करेगी, इन लोगों के जो राइट हैं इनको क्या कर सकती है, सस्पेंड, वंचित कर सकती है इन लोगों को। ब्यूरो में जो आपका काम करता है, एसबीआई में जो काम करता है आपका, ठीक है, सिक्योरिटी बॉर्डर इंडस्ट्री, ठीक है, ये वाली चीज आपको, आर्म फोर्स वाला मेंबर है अगर कोई, ठीक है, तो इनका क्या कर सकता है, वो मना कर सकता है। और जो चौथा आपका बनने वाला है वो बनने वाला है बल संगठन के प्रयोजन के लिए दूरसंचार प्रणाली में नियोजित अगर कोई व्यक्ति है, दूरसंचार प्रणाली में कोई नियोजित व्यक्ति हो, उसके भी क्या करेगा,
अधिकार को करेगा, चाहे वो ब्यूरो से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी संगठन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी आर्म फोर्स के मेंबर से रिलेटेड हो, और अगर कम्युनिकेशन है तो उसको भी क्या कर देगा, वो वंचित कर देगा उसके अधिकार से। इसी के साथ आप पढ़ लो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 में 19 स्वतः क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, निलंबित हो जाता है इमरजेंसी के दौरान। और आर्टिकल 359 में सभी के राइट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सिवाय दो चीज़ों को, 21 को और छोड़ के और 20 को छोड़ के। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है। आ जाइए आर्टिकल 34, इसको भैया मार्शल लॉ से भी जाना जाता है। मार्शल लॉ लागू होगा सभी क्षेत्र पे, फंडामेंटल राइट में निर्बंधन है, संसद विधि द्वारा करेगी। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन आपका 33 में है और आपके 34 में है। कौन लगाती है, आपकी संसद विधि द्वारा लगाएगी, और फंडामेंटल राइट को निलंबित करेगी। सबकी सीधी बात, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, हाँ, ये समझते हैं। अब हमारा जो भाग है, भाग 4 स्टार्ट होने वाला है। भाग 4 हमारा डीपीएसपी के बारे में क्या करता है, बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सीधा सीधा आप क्या करता है, सीधा बात करता है। आइए हम सीधा सीधा समझ लेते हैं कि भैया ये क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोलने वाला कौन है। सबसे पहले फंडामेंटल, ये आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बोलने वाला पर्सन, डीपीएसपी संविधान की आत्मा है भैया। संविधान की आत्मा किसने बोला था, ऑस्टिन। किसने बोला था, ऑस्टिन ने। ठीक है, भाग कौन सा है आपका, भाग 4 है, पार्ट 4। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से आपका 50 तक दिए गए, कि 51 तक दिए गए। ठीक है, कहाँ से आए हैं, आयरलैंड से आए हैं। कहाँ से आए हैं, आयरलैंड से आए हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषा कहाँ दी है, आर्टिकल 36 में दी है। ठीक है, 37 में क्या दिया है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। अभी बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या बोला है अब 37 बोला, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। ये बोल रहा है कि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, किंतु फिर भी अभिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है, तो विधि बनाने के लिए तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, वो किसके द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, राज्य के द्वारा होंगे यदि आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करता है आपका 37। 36 आपका राज्य की परिभाषा आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 है, 36 से लेकर 51 तक आपका दिए हैं। संविधान की आत्मा आपके ऑस्टिन ने बोली है। ठीक है, 38 पे आ जाइए। 38 किसके बारे में बात करता है, 3 चीजों के न्याय के बारे में बात करता है। एक तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो कि आपके प्रियम्बल में दिए हैं। 38 सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये चीजों क्या है, सीधा न्याय है। चलिए 30 और 32 को संविधान की आत्मा कहने वाले, हृदय आत्मा कहने वाले बी आर अम्बेडकर है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, न्याय आपका क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपका प्रियम्बल में भी दिया गया है और आपका आर्टिकल में भी दिया गया है। ये प्रियम्बल में भी है, ये तीनों वर्ड आपको वहां पे देखने मिलेंगे। अब आर्टिकल 38 का 2 क्या बात करता है, ये बोलता है कि भैया अगर आय में असमानता है तो उसको कम करने का प्रयास भी किया जा सकता है। कौन करेगा, स्टेट करेगी, उसकी ड्यूटी है। आय में कम करने का प्रयास, कौन करेगा, आपका स्टेट। तो ये यहाँ पे स्टेट ही स्टेट है, अगर मैं लिखना भूल जाऊँ तो लगा लेना अंदाजा कि स्टेट है। ठीक है, 39 पे आ जाइए। 39 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात कर रहा है। उसके ABCDF पूछे लिए जाते हैं आपसे प्री में, कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है। ठीक है, और आपका F भी होगा, देख लो आप। ए में क्या है, ए में बोल रहा है कि भैया स्त्री पुरुष को समान आजीविका के अवसर देना है। पहली चीज पर्याप्त साधन देने हैं।
ठीक है, स्त्री पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन। पर्याप्त साधन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि सामूहिक हित को प्राथमिकता, सामूहिक हित को प्राथमिकता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सामूहिक हित को प्राथमिकता मतलब अगर भौतिक संसाधन है तो स्वामित्व और हित के संबंध में होने चाहिए। जो आपके भौतिक सामूहिक हित को प्राथमिकता मतलब अगर आपका कोई भौतिक संसाधन है ये हित में होना चाहिए सबके और सभी के, सामूहिक, ठीक है। सी क्या बात करता है? सी बात करता है धन और उत्पादन के साधनों के बारे में बात करता है, उनमें समानता। धन और उत्पादन के साधनों की आपको क्या कराना है? उपलब्ध कराने की क्या है आपकी ड्यूटी है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत बार पूछा जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। धन और उत्पादन के लिए साधन देखो, ए में स्त्री पुरुष, ए में स्त्री पुरुष की आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। दूसरे में आपका है भैया सामूहिक हित की प्राथमिकता। तीसरे में आपका है धन और उत्पादन के लिए साधन उपलब्ध कराना। चौथे में समान कार्य के लिए समान वेतन है, ठीक है। ई में आपको क्या है? पुरुष और स्त्री और बच्चों इनके लिए संरक्षण की योजना बनाना। पुरुष योजना बनाना, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एफ बोल रहा है कि बालकों को गरिमामय वातावरण, गरिमामय वातावरण मतलब पढ़ाई वढ़ाई अच्छी, ठीक ठाक, ठीक है। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से बचाने के उपबंध के बारे में बात करता है आपका 1939 का ई। ये वाली चीज आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। देख लो इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बालकों की सुकुमार अवस्था को संरक्षण प्रदान करना डीपीएसपी में कहाँ है, तो आपको आंसर लगाना है 39 का ई, क्योंकि इसमें लिखा है स्त्री पुरुष और बच्चों को संरक्षण प्रदान करने की योजना, और उसी के आगे भी लिखा है कि आपको सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो उसके लिए भी आपको बंद बनाने की योजना। और एफ में लिखा है बालकों को गरिमामय वातावरण प्रदान कराना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है ना। सुकुमार अवस्था वाला यहाँ पे है और योजना बनाना, गरिमामय वातावरण बनाना यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39A, 39A, 39A क्या बात कर रहा है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता पूछा जाता है। 39A आपसे पूछा जाता है भैया, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 39A 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका 39A जोड़ा गया है, ठीक है। न्याय प्रशासन और निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात कर रहा है कि सामान्य न्याय और निशुल्क आपको समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ये आपको तो पता ही होगा 304 सीआरपीसी, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, ठीक है। ये वाली चीज आपको, और आपको गरीब व्यक्ति होना तो ऑर्डर 33 के रूल 18 में भी चले जाना, आपको मिल जाएगा सब चीज, ठीक है। आ जाइए, समान न्याय और निशुल्क विधिक उसके बारे में, सहायता के बारे में क्या करता है आपका 39A बात करता है। केस अकेला आप याद रख लो, इसमें केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है केस का नाम? हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार राज्य, हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार राज्य। देखो पूरा पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पे अगर आर्टिकल का नाम ही इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट
कब हुआ था संविधान संशोधन, तो बस वही जानने लायक है। इसके अलावा तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, फिर तो आप पूरी रीड कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का केस इसमें याद रखना। एक एमएच हॉसकॉट का केस याद रखना, एमएच हॉसकॉट, एमएच हॉसकॉट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य वाला, ये वाला भी आपका करना, केस याद रखना। ठीक है। समाजवाद मतलब सामाजिक न्याय। अगर इसमें समाजवाद का मीनिंग अगर पूछा जाए तो उसका मीनिंग होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब पर्याप्त प्रजातंत्र या समाजवाद, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इसके बारे में आपका बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। और ग्राम पंचायतों के संगठन की खोज किसको, ग्राम पंचायत का किसने बोला? गांधी जी ने बोला भैया। गांधी जी की परिकल्पना है कि भैया आर्टिकल 40 वो किसकी परिकल्पना है? वो गांधी जी की परिकल्पना है। तो संगठन, दो प्रकार के संगठन हमें डीपीएसपी में पढ़ने मिलेंगे। संगठन, एक तो आपका पंचायत का संगठन पढ़ने मिलेगा और एक आपका कृषि पालन, कृषि पशुपालन है ना, ये दो संगठन आपको देखेंगे। सेम वर्ड टर्मिनोलॉजी इसलिए साथ लिख दिया तो आपको काम बन जाएगा। इसमें आपको याद रहेगा 48 में कृषि पशुपालन संगठन है और आपका ग्राम पंचायत का संगठन है। तो आर्टिकल 40 देखना, उसमें लिखा है स्वतंत्र शासन, गांधी जी की क्या थी? परिकल्पना थी। और इसी के साथ आप आर्टिकल 40 के साथ ही पढ़ा जाता है आर्टिकल 243 का आपका सी, पंचायत वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट रहेगा उसमें। किसमें? आपका सी या बी होगा, देखो जरा आप, सी या बी होगा उसमें 43। ठीक है, बी है आपका, क्या है उसमें? बी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, बी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है, तो ये इसी के साथ इसी के बाजू में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल 48, बस आर्टिकल आर्टिकल इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर पंचायत पे आ गए हैं तो पंचायत का मैंने एक चार्ट बनाया था, याद होगा अगर आपको, तो पंचायत कब आया था? आपका 73वां संविधान संशोधन अगर आपको याद होगा, कब का? 92 93 वाला, अगर आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद होगी। ठीक है, चैप्टर भाग कौन सा था उस टाइम पे? भाग आपका 9, कहाँ से कहाँ? 240 से लेकर 240 तक दिया है। ठीक है, 11 अनुसूची का भाग है। कौन सी अनुसूची का भाग है? 11 शेड्यूल, वो आपका अनुसूची का भाग है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं उसमें? 29 सब्जेक्ट हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रथम चुनाव, प्रथम चुनाव कहाँ हुआ था पंचायत का? वो मैंने बताया था कि भैया नागौर में, राजस्थान में आपका चुनाव हुआ था। ठीक है, डेट पता कर लेना, 2 अक्टूबर 1959 होगी शायद, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पे ही है तो 1959 होगी। ठीक है, ये वाली चीज आप याद रखना। ठीक है, आ जाइए फिर से आगे बढ़ते हैं। 41 क्या बात करता? 41 कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार के बारे में ये पूछा जाता है कि भैया काम पाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, काम पाने का लिखा है। ठीक है, तो काम पाने आप ऐसे याद रखना, काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है, मतलब आपका जो ड्यूटी है वो आप 41 में और आपके 42, ठीक है, दोनों में ड्यूटी है। इसमें है आपके काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये 3 ड्यूटी आपको देने का क्या है? है। ठीक है, राइट टू वर्क, काम पाने का अधिकार, सीधा सीधा आता है क्वेश्चन। ठीक है, राइट टू वर्क, तो यहाँ से आएगा 41, राइट टू वर्क 41 से आपका करना, इसको सीधा सीधा याद रख लेना। ठीक है, और 42 आपका सीधा है प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता देना है आपको, प्रसूति सहायता राज्य का कर्तव्य है कि दें गर्भवती महिला को। ठीक है, आ जाइए 43। आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 43 दो चीजों की बात करता है, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संबंध में बढ़ावा देना। कर्मकारों की मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा।
43 आपको कर्मकारों की मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के बारे में, 42 प्रसूति सहायता के बारे में, 41 आपका काम शिक्षा और लोक सहायता पाने के बारे में बात करता है। ठीक है, बस इतने इतने आप अगर याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर 43 में पूछा जाएगा कर्मकारों के संबंध में कहाँ प्रोविजन है, तो आपको आर्टिकल 43 टिक करना है वहां पे। आ जाइए आर्टिकल 43A। 43A किसके बारे में बात करता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग। ठीक है, कर्मकारों के भाग के बारे में। इसे कब जोड़ा गया था ये भी आप याद रख लेना, 42वां संविधान संशोधन 1976 सेम। ठीक है, आ जाइए 43B। 43B क्या बोल रहा है आपका, ये राज्य स्वैच्छिक विरचना और स्वशासी कार्यकरण प्रबंधन वृत्तिक प्रबंधन करने की शक्ति, ठीक है, और प्रोटेक्शन देने की शक्ति और लोकतांत्रिक प्रबंध करने का उसका क्या है भैया ड्यूटी है। स्वैच्छिक विचारण करने की, स्वशासी कार्यकरण करने की, है ना, वृत्तिक प्रबंधन करने की, प्रोटेक्शन और लोकतांत्रिक प्रबंध करने की। ये 5 पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो आपका 43B कभी गलत नहीं होगा। और 43B आपका 97वां संविधान संशोधन से आया है। 97वां संविधान संशोधन 2011, ये वाली चीज भी आप याद रखना 43B में। 97वां संविधान संशोधन 2011 से पहली इसकी ड्यूटी है भैया राज्य की। क्या करेगा राज्य, राज्य क्या करेगा, पहला स्वैच्छिक विरचना, स्वैच्छिक विरचना। दूसरे में क्या है भैया, दूसरे में स्वशासी कार्यकरण वृत्तिक प्रबंधन, तीसरा वृत्तिक प्रबंधन आजीविका के, चौथा आपको क्या बोलता है प्रोटेक्शन, पांचवा आपको क्या बोलता है लोकतंत्र का प्रबंधन, लोकतांत्रिक प्रबंधन ड्यूटी है भैया। और 43B आपका किसके बारे में बात कर रहा है, 43B सहकारी समितियों की अनुवृद्धि के बारे में बात करता है। लिखा है ना, सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन के बारे में बात करता है। स्वत्व कार्य का संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण या वृत्तिक प्रबंधन अभिवृद्धि का प्रयास कौन करेगा, आपका राज्य करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे आर्टिकल सहकारी सोसाइटी 43B आपका 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने के बारे में बात करते हैं। आपको 43 कर्मकारों की मजदूरी और कुटीर उद्योग के बढ़ावे के बारे में बात करते हैं। 42 आपका प्रसूति सहायता के बारे में बात करता है। और 41 आपका काम पाने, शिक्षा पाने, लोक अधिकार, लोक सहायता पाने का क्या है आपका अधिकार है। आ जाइए 44 तो आपको पता ही है करंट का मुद्दे है अभी तो, लोक सिविल सहायता, समान सिविल सहायता के बारे में क्या करता है वो 44 आपका बात करता है कि समस्त न्याय राज्य के लिए होंगे और समस्त समान क्या होंगे, राज्य के लिए समान होंगे, नागरिकों के लिए है ये। और राज्य का प्रयास करेगा कि भैया सभी को समान सहायता प्राप्त करें, मतलब भारत के राज्य के लिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त कराने का कौन करेगी, राज्य प्रयास करेगी। इसमें दो केस बहुत फेमस हैं, एक तो आपका सरदा मुदगल का केस चल रहा है और एक सायरा बानो वाला भी केस चल रहा है, ट्रिपल तलाक वाला भी चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रहनी चाहिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी करंट का टॉपिक है तो आपको करंट के टॉपिक से भी इसको आपको आर्टिकल 44 हो सकता है आपके प्री में आ जाए, डायरेक्ट ही आ जाए, है ना। तो आर्टिकल 44 आपका यूसीसी है। यूसीसी का प्रयास करेगा राज्य, क्या करेगा, प्रयास करेगा, वो भी समस्त नागरिकों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए। सरला मुदगल का केस याद रखना, सरला मुदगल, सरला मुदगल का केस आप लोग याद रखना, 1995 का याद है। ठीक है, ठीक है, समान न्याय संहिता में सरकार द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि पीड़ित की व्यक्ति की क्या हो सके, रक्षा हो सके, उसकी अखंडता एकता पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, रोमन कैथोलिक वर्सेस पादरी केस याद रखना, रोमन कैथोलिक केस, पादरी केस, जॉन ब्लास मास्टर केस के नाम से जाना जाता, बाल मास्टर केस से। समान सिविल संहिता विधि से संबंधित प्रावधान राज्य द्वारा इससे बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
राज्य द्वारा इसे बनाने का क्या किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब टोटल बात ये है कि जितने भी केस हैं, सरला मुद्गल हो गया आपका, दूसरा केस मैंने बताया था रोमन केलोवल वाला केस है एक, ठीक है, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, ठीक है, और आपका पादरी केस। इन सब में एक ही चीज बोली कि भैया यूसीसी बनाने का क्या किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। आर्टिकल 45, ये तो आपको पता ही होगा कि 6 से कम मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों की बाल अवस्था में देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान करने का किसका कर्तव्य होगा, आपके राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब ये पूरी मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी, किसमें 6 से 14 है, किसमें 6 है, किसमें 6 से 14 है। मतलब आपका 6 से 14, 0 से 6 और 6 से 14, ये आपका 51 का के आपको याद ही होगा अच्छे से कि माँ बाप की ड्यूटी है, इसमें इसमें राज्य की ड्यूटी है, इसमें राइट है। क्लियर बात है, आपको याद होगा। और ये वाला अभी हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 45, एक ही जगह लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर। शिक्षा संबंधी है ये, क्या है ये, शिक्षा संबंधी है। चलिए, और ये जोड़ा कब गया था, आपको ध्यान होगा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, पूरी एक बना लेना आप लोग लिस्ट, तो ध्यान रहेगा। जैसे 43B का भी आपको याद होगा 2011 का जोड़ा गया, ठीक है। 43A तो आपको वही है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये सब चीजें। 86वां संविधान संशोधन याद रखना, ये भी 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। आ जाइए, 46 क्या बोलता है, 46 आपको बोल रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल व्यक्ति को शिक्षा या अर्थ संबंधी हितों के बारे में, आपकी वृद्धि के बारे में वो बात करता है। मतलब आपका शिक्षा या अर्थ हित की बात करता है। और ओबीसी एसटी एससी मतलब अभिवृद्धि, आज का बात कर रहा है आर्टिकल 46, वो बात करता है अभिवृद्धि किसकी, एसटी की, एससी की और ओबीसी की, किस संबंध में, आपके शिक्षा और आपके किसके संबंध में बात कर रहा है, शिक्षा और अर्थ, हित में, ठीक है, हित की बात करता है। कौन सा आपका आर्टिकल 46, मतलब राज्य की ड्यूटी होगी, ठीक है। आगे 47 तो सीधा सीधा पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने का, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य की क्या होगी, ड्यूटी होगी। और इसी में शराबबंदी का भी है, याद रखना, इसी में शराबबंदी का भी है, आर्टिकल 47। पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने का, इन दोनों को क्या कर दो आप, ऊंचा कर दो। पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने का और लोक स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की ड्यूटी किसकी है, आपकी, मतलब स्टेट की ही ड्यूटी बताई है। इसमें शराब मुक्ति है, मतलब सीधी बात आपको शराब छुटाना है इसमें, ठीक है, शराबबंदी, शराबबंदी है, ठीक है, क्या है, सीधा सीधा आपका शराबबंदी है, ठीक है। मादक पेय संबंध में प्राथमिक ड्यूटी है, मादक पेय संबंध में प्राथमिक ड्यूटी है। स्वास्थ्य के संबंध में हानिकारक है तो उसे क्या करेंगे, प्रतिषेध करेंगे और औषधियों को प्रयोग करना, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। चलिए आ जाइए 48 संगठन मैंने बता चुका हूँ। कृषि और पशुपालन के बीच संगठन बनाने का क्या है, अधिकार है। पशुपालन यदि दुधारू है, गौवंश अधिनियम इसमें आया था, गौवंश मतलब गौवध को इसमें प्रतिषेध किया गया था। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयास करेगा, क्या करेगा, कृषि के संबंध में 48 संगठन है कृषि के संबंध में। और आपका पशु कृषि के संबंध में आधुनिक तकनीक बनाने का कौन करेगा, राज्य प्रयास करेगा। और इसमें तो आपका गौवंश अधिनियम, गौवध अधिनियम बना दिया, दुधारू पशुओं की देख रेख के बारे में बता दिया, है ना। तो ये वाली चीज आपको 48 में याद रखनी है। 48A पर्यावरण संरक्षण और रक्षा के बारे में बात कर रहा है। रक्षा, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा,
मतलब पर्यावरण संरक्षण और वन्य दो चीजों की बात करता है 48। देखो इस तरीके से अगर आप बना के अलग अलग करोगे ना तो याद हो जाएगा। क्या बात करता है आपका आर्टिकल 48A, ये बात करता है पर्यावरण और दूसरा आपका वन्य जीव। तो वन्य जीव के संरक्षण के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, वन्य जीव के संरक्षण के बारे में बात कर रहा है आपके, ठीक है। और किसके बारे में बात कर रहा है, पर्यावरण की भी संरक्षण के बारे में बात कर रहा है कि पर्यावरण की संरक्षण, और एक है वन, इसकी भी क्या करना है, रक्षा करनी है। पर्यावरण, वन्य जीव और वन, है ना, इनकी क्या है, सब चीजों की रक्षा करनी है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आप पढ़ लेना सीधा सीधा 51 का जी। 51 का जी आपको पता चलेगा, उसमें बोला गया है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, और प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, और आपका प्राणी मात्र के प्रति दया। प्राणी मात्र के प्रति दया, है ना, तो ये आपका 51 का जी है। आपका 49 संरक्षण के बारे में बात करता है, राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षण देना, उनके महत्व के बढ़ावे देना, उनके स्थानों की वस्तुओं की संरक्षण करना संसद विधि द्वारा विधि के अनुसार करेगी। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। संरक्षण की ड्यूटी किसकी है भैया, उसमें बताया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संसद विधि द्वारा विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय महत्व को घोषित किए जाने वाले कलात्मक ऐतिहासिक राज्य की बाध्यता होगी। मतलब जो संसद विधि द्वारा घोषित कर दे, है ना, तो फिर राज्य की ड्यूटी है कि उसको संरक्षित करना है। क्लियर बात है, ठीक है। 49 राष्ट्रीय स्मारक, संरक्षण, खत्म बात। 50 आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। 50-50 खेल लेना यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा था क्या आपका। और कार्यपालिका न्यायपालिका वाला जो है, तो अंतरराष्ट्रीय अगर कोई विवाद है, ठीक है, उसको छवि खराब होने से बचाने के लिए आप मध्यस्थ कार्यवाही भी आप इसमें करा सकते हो। तो ये वाली चीज आपको 50 में याद रखना, ठीक है ना। और आपका 51 क्या बोल रहा है, आंतरिक सुरक्षा की अभिव्यक्ति के बारे में, इसमें मध्यस्थ कार्रवाई आपको याद रखनी है 51 वाले में, है ना। 51 वाले में, 50 वाले में आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बात करनी है, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बात करनी है। जैसे अगर मैं कार्यपालिका का बोलूं, तो कार्यपालिका आपको कहाँ कहाँ देखने मिलती है, 144 सीआरपीसी, 107 में, 133 में, है ना। तो ये कार्यपालिका वाली बात है, आपको पता चलेगा आपको आरोप और विचारण के बारे में। तो ये कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग कर देती है, तो ये वाली चीज। और यहीं से सीआरपीसी की आपकी क्या है, उत्पत्ति होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि सीआरपीसी बनी कहाँ, तो यहाँ पे कार्यपालिका न्यायपालिका, जो उसमें बोला जाता है कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट, इस तरीके से अगर बात हो तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए, इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास हुई वो खत्म हुई। अब हमें कल 51 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। मतलब 51 नहीं, 52 से हमें क्या करना है, 51 अभी बचा है, जो हमारे मूल फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट पूरे खत्म कर लिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से पूरा फुल डिटेल में भी पढ़ लेना, और थोड़ा वीडियो के साथ भी आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो सकता है। कुछ चीजें मैंने इसमें छुड़वा दी हैं, ठीक है, तो आप लोग उसमें ऐड कर लेना। और ये तो एक तरीके से क्या है, थोड़ा बहुत तैयारी का एक आपको आधार मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से एक पढ़ना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जोड़ी श्री इंदौर के साथ।